नमस्कार दोस्तों। इस खबर की हेडिंग पढ़कर आप चौंक गए होंगे कि एक बंगला बने न्यारा, न ईटा न सरिया न गारा, दशकों तक चले मकान और जब भी मलबा बेचें तो भी पौ बारा। जी हां दोस्तों, माजरा यूं है कि राजधानी लखनऊ में अशोक लीलैंड का एक प्लांट लग रहा है और उस प्लांट को जानी मानी कंपनी इंट्रा आर्च बना रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने किए हैं। तो किस तरीके से ये बिल्डिंग्स बनेंगी, क्योंकि जब ईंट गारा सरिया नहीं होगा तो स्टील से बनी ये इमारतें कैसी दिखेंगी, कैसे इसमें रह सकेंगे, अशोक लीलैंड का काम कब तक पूरा होगा। क्योंकि दोस्तों इन इमारतों का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि ये इमारत बनाने में एक तो समय बहुत कम लगता है, दूसरा ईंट बालू मोरंग ये गर्दा उड़ने का यानी पर्यावरण से भी पूरी तरीके से हम आजाद हो जाते हैं और बहुत जल्दी ये बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है। पुताई और रखरखाव का भी कोई खर्चा इसमें नहीं आता। इन सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन ये बहुत काम की है। आने वाली मकान बनाने की जो टेक्नोलॉजी होगी वो कैसी होगी, भारत में किस तरह से इसका डेवलपमेंट इंट्रा आर्च ने किया है। दोस्तों इन सब महत्वपूर्ण सवालों का जवाब लेने के लिए हम बातचीत करेंगे इंट्रा आर्च के सीईओ मनीष गर्ग जी से, जो कि अशोक लीलैंड का आज राजधानी लखनऊ में दौरा करने के लिए आए हैं। दोस्तों भविष्य की टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी खबर आज हम आपको राजधानी लखनऊ से दिखाने जा रहे हैं। देखिए सर, ये जो कंसेप्ट है ये हम लोगों ने लोगों को बताना शुरू किया अंदाजन 1998-99 के आसपास में। जब हम लोग गए और हमने बताया कि सर आप एक तरीके से बिल्डिंग बनाते हैं, तो इससे पहले हम लोग खाली रूफिंग की शीट लगाते थे। तो जैसे कि 1991 में जब इकोनॉमी ओपन हुई तो बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में आई, वर्लपूल आई, डीसीएम डेवू जो सीएलओ बनाती थी गाड़ी वो आई। तो उस वक्त हम लोग ने हुंडई आई। तो जब हुंडई आई और डीसीएम डाइवो आई, अगर मैं दो कंपनियों की बात करूं, तो उनको फैक्ट्री बनानी थी, बहुत जल्दी बनानी थी, बहुत बड़ी बनानी थी। उस टाइम हम लोग एक मेटल रूफिंग बनाया करते थे, इंटरलॉक का ही काम था वो भी। लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो स्टील के एंगल चैनल साइड पे आते थे। एक कॉन्ट्रैक्टर होता था, उसको डिजाइन मिलता था, वो फैब्रिकेट करके पहले ट्रस ऐसे ऐसे करके बनती थी, वो लाते थे साइड। हमारी रूफिंग बहुत जल्दी बन के पहुंच जाती थी। फिर हम लोग वहाँ वेट करते रहते थे, क्योंकि 1 लाख स्क्वायर मीटर, 2 लाख स्क्वायर मीटर, और मैं स्क्वायर मीटर की बात कर रहा हूँ, आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए स्क्वायर फीट, मतलब कि काफी बड़ा एरिया होता था, फैक्ट्री होती थी। तो हमको बहुत वेट करना पड़ता था, क्योंकि वो साइड पे बनती थी फैब्रिकेशन, वो धीरे धीरे काम होता था। जितना हम एक्चुअली एक दिन में कर सकते थे उससे हमको 10% भी नहीं मिलता था। तो हमने खाली रूफिंग लगाई डीसीएम डाइवो में, वर्लपूल में, पूना में, हुंडई में हमने लगाई। तो फिर धीरे धीरे करके हमको ये लगने लगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। हम लोग रूफिंग बना लेते हैं एक दिन में, 5,000 स्क्वायर मीटर लगा पाते हैं, 500, फिर हमको वेट करना पड़ता है। कस्टमर भी परेशान हो गए, बोले यार आप रूफिंग इतनी जल्दी कर देते हो लेकिन स्ट्रक्चर में तो उतना ही टाइम लगना है, तो फिर फायदा क्या है। तो उन्होंने बोला कि गर्ग साहब आप फिर ये पूरा स्ट्रक्चर ही कोई फैक्ट्री से बना के ले आते हैं। अगर आप अमेरिका में तो ऐसे ही होता है। तो ये जो कंसेप्ट है साहब, ये अमेरिका में बॉर्न हुआ था, क्योंकि वहाँ लेबर की हमेशा से। तो फिर हम इसमें घुसे, इसको स्टडी किया, हमने अमेरिकन कंपनियों से टाई अप किया, थोड़ी सी बात की, उनसे टेक्निकल नो हाउ लिया, और फिर हमने 1999-2000 में ये बिल्डिंग फैक्ट्री में इंजीनियर करके बनाई। इसमें इंजीनियरिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। तो फिर जब हमने लोगों को बताया कि देखिए साहब ये फैक्ट्री अगर आप 2 साल में बना रहे थे, और साइड में कम से कम आपको हजारों लोगों की आवश्यकता थी और कैंप बन रहे, फैक्ट्री से बना के ले आएंगे, फैक्ट्री मेड फैक्ट्री या फैक्ट्री मेड स्कूल। वहां से लोगों ने धीरे धीरे, बहुत क्वेश्चन थे लोगों के कि ये कैसे होगा, कमजोर तो नहीं होगी, जैसे कुछ सज्जन पूछ भी रहे थे, कमजोर तो नहीं होगी, गिर तो नहीं जाएगी। हम सारी चीज आज कैसे बता दें आपको कि कहाँ विंडो लगेगी, कहाँ, क्योंकि इसमें तो सब कुछ पहले बताना पड़ता है। कहाँ दरवाजा चाहिए, कहाँ विंडो चाहिए, कितनी क्रेन चाहिए। नॉर्मली पुराने जमाने में था कि ठीक है बनाना शुरू करिए, हम देख लेंगे, बाद में बना लेंगे, बता देंगे क्या लगना है, आप शुरू तो करो। तो थोड़ा सा चेंज मैनेजमेंट हुआ। 1-2 साल काफी रेजिस्टेंस था लोगों का, बट उसके बाद जब हमने 10-20 बिल्डिंग बना दी, उसके बाद लोगों को एकदम जब एडवांटेज देखी कि अरे यार ये तो फटाफट बन के तैयार हो गई, परेशानी भी नहीं हुई। उसके बाद मैं बताऊं कि 2003 से लेके और 2008-9 तक हमारी कंपनी का टर्नओवर जो 50 करोड़ था 2002-2003 में, वो 500 करोड़ हो गया था 5 साल में। बूम एकदम। और बहुत डिमांड, उसके बाद बहुत डिमांड आई। फिर 2008-2009 का रिसेशन आया, तो उसमें ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह एकदम ठप गई। बट मैं ग्रोथ की आपको बात, जब जैसी एक्सेप्टेबिलिटी आ गई, लोगों को समझ में आ गया कि इससे फायदा बहुत है बनाने में, जल्दी बनती है, महंगी नहीं है कंक्रीट से, कन्वीनियंट है, और आपको तसल्ली है कि फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट आ रही है। फैक्ट्री मेड जो भी चीज होती है वो कहीं ना कहीं एक क्वालिटी की चीज होती है। नहीं तो साइड पे आज
वर्कर का मूड कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि कैसी कंक्रीट की फिनिशिंग आएगी या आज वो प्लास्टरिंग कैसे करेगा। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज आया। दूसरा जो है वो ये कि लोगों को प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई कि हाँ यार, अगर 6 महीने बोल रहे हैं तो 6 महीने में काम खत्म हो जाएगा। अदरवाइज पहले से प्रोजेक्ट मतलब अगर 1 साल है तो 1.5-2 साल तो आप मान के चलो लगने ही लगने हैं। तो वो चीज बिल्कुल चेंज हो गई स्टील के आने से। और जैसा मैंने बताया कि उसके बाद इंटरआर्क जो है सदा के लिए इसको बोलते हैं, वो चेंज हो गई। तो अगर मैं 2004 की बात करूं तो हमारा टर्नओवर था 55 करोड़, और टाटा जो एस की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने हमको ऑर्डर दिया 105 करोड़ का, और फिर 2007 में उन्होंने ऑर्डर दे दिया 106 करोड़ का सिंदूर का बनाने का। तो मैं तो ये कहूंगा कि टाटा एस प्लांट से पहले की इंट्राक और उसके बाद की बहुत बहुत चेंज हो गया। और आज की डेट में तो किसी को अगर इंडस्ट्री बनानी है किसी भी टाइप की, छोटी हो बड़ी हो बहुत बड़ी हो, वो स्प्रिंग इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग के अलावा बहुत ज्यादा ऑप्शन सोचता भी नहीं है, बिकॉज ये उसके दिमाग में बैठ गया है। जहां तक हमारे फाउंडर्स का सवाल है, जैसे मैंने आपको बताया, एक मैकेनिकल इंजीनियर है आईआईटी के, एक उन्होंने हमेशा एक ही चीज ध्यान में रखी कि हम जो है हिंदुस्तान में पहली बात कोई भी ऐसी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे जो पहले से हो। ये पहले दिन से था। तो जितनी भी हमने आजकल प्रोडक्ट आज तक प्रोडक्ट बनाई है, फॉल सीलिंग लाए हम लोग इंटरनेशनल। तो हमारी जो कंपनी का नाम भी है इंटर आर्क, वो यहाँ से बना हुआ है इंटरनेशनल आर्किटेक्चर। तो पहले दिन से उन दोनों का बड़ा क्लियर था। एक जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं, मिस्टर नंदा। दूसरे मिस्टर सूरी हैं, वो आईआईटी दिल्ली के हैं। पहले जनरेशन के बिजनेसमैन है, कोई मतलब ऐसे जनरेशन से बिजनेसमैन नहीं है। तो उनका एक था कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। नहीं तो हिंदुस्तान में तो अगर आप लोगों को सेटिस्फाई भी कर दो तो बहुत बड़ी चीज है, डिलाइट की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने बोला कि हम हमेशा जो है कंपनी को ऐसे बनाएंगे कि एक तो कस्टमर को वो दे जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, उससे बेटर दे। अगर आपने कस्टमर को वो दे दिया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है, ही विल बी सेटिस्फाइड। बट अगर आपने वो दे दिया जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो वो डिलाइट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी इसी फिलोसफी पे मार्केट में गए। 6 महीने पहले हमारा 3-4 महीने पहले, आई थिंक 26 अगस्त की बात है, जो आईपीओ खुला हमारा। तैयारी तो साल 2 साल से थी। अ, बहुत हमको प्यार मिला मार्केट से। नॉर्मली हमारी कोई कंपनी ऐसी नहीं है एफएमसीजी वाली की कोका कोला है तो दुनिया जानती है, बट फिर भी हमको बहुत इन्वेस्टर्स ने, जैसे हम आपको समझा रहे हैं बिजनेस हमने समझाया, उनकी समझ में आया बहुत पोटेंशियल है। और बाकी तो खैर सब सर चीजें कौन कौन पब्लिक से ऐसे डोमेन में है। प्रोजेक्ट हैं जिन जो बहुत मशहूर हुए और जिनके लिए कंपनी को अवार्ड भी मिला? तो बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है सर आपका। 3 से 4 प्रोजेक्ट मैं बोल सकूंगा। एक तो जैसे मैंने बताया कि जो टाटा एस वाला प्रोजेक्ट है वो हमारे हृदय के कभी नजदीक है। वो अवार्ड अवार्ड का तो मुझे मालूम नहीं उसका, लेकिन इट वाज ए गेम चेंजर मुझे मालूम है। उसके बाद टाटा मोटर्स से जो हमको कॉन्फिडेंस मिला कि जिंदगी में अगर कुछ बनाना है तो इंटरैक्ट से बनाना है, उसके बाद हमने मेरे ख्याल से कोई साल ऐसा नहीं गया होगा जब टाटा मोटर का 1 या 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग नहीं बनाई। उनकी कंपनियां भी बहुत सारी। दूसरा जो एकदम जबरदस्त प्रोजेक्ट है और आज तक उसको अवार्ड मिलते रहते हैं, वो है टर्मिनल 3 एयरपोर्ट, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बना था। और वो समय पे बनाना उसको बड़ा जरूरी था क्योंकि हिंदुस्तान में कॉमनवेल्थ गेम्स थे। तो वो हमारा उस टाइम का, बल्कि अगर मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दूं, उस टाइम 200 करोड़ के आसपास का था। आज की डेट में अगर मैं रेटिंग कर दूं उसकी तो शायद 500-600 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा। वो हमारे लिए वेल रिवॉर्डेड प्रोजेक्ट है। और जब भी हम उस एयरपोर्ट से गुजरते हैं तो हमको लगता है हाँ यार, ये हमने बनाया हुआ 10-12 साल हो गए, आज तक उसमें एक पानी की बूंद अंदर नहीं आई है। टर्मिनल 3 की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद ये जो रुद्राक्ष वाला प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो रुद्राक्ष जो हमने कन्वेंशन सेंटर बनाया, ये वाराणसी। बहुत वाराणसी वाला, ये एक बहुत शानदार छोटा प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और कोविड के टाइम में भी बना था, तो बड़ा ही अ, निखर के आया है। तो ये इसको बहुत सारे अवार्ड हमारे मेरे को मिले। और जो एक और प्रोजेक्ट जो हमारा जो मेन जिसको हम बोलते हैं कि उसमें हमको बहुत, वो अभी अभी ना एक लेंस कार्ट हम सब लोग जानते हैं, वो आजकल चश्मा बनाते हैं ऑनलाइन में। लेंस कार्ट ने पूरी दुनिया की कि वो जो हमारा चश्मा होता है, ये इसको बिना टच करे वो पूरा बनाते हैं। टच नहीं होता पूरी फैक्ट्री में। तो उन्होंने वर्ल्ड की, कहते हैं कि जो मोस्ट मॉडर्न एंड ऑटोमेटेड आईवीआर फैक्ट्री है, वो इधर बावल में कहीं पे बनाई है। वो हम लोगों ने बनाई है। तो वी आर वेरी प्राउड। हमारा 40-50 करोड़ का काम था, बट जो ऑटोमेशन है वहां पे वो एकदम नेक्स्ट लेवल है।
बाकी तो एशियन पेंट, नेटलिबर, ये 3-4 हैं खास। सर उत्तर प्रदेश में क्या प्रोग्राम है एक्सपेंशन का? उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ सर, प्रोजेक्ट चल रहे हैं? जी, तो उत्तर प्रदेश में जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, एक तो हमने किए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट, जैसे कि एक एबी मॉरी करके इंग्लैंड की कंपनी है, पीलीभीत में हम लोग उनका काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है वो। तो वहाँ वो दही वगैरह का बेसिकली फूड प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद अशोक लीलैंड का, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा काम चल ही रहा है। उसके बाद हम एक रोबोट बनाने की कंपनी है नोएडा में, एडवर्ब बोलते हैं उसको। उसमें रिलायंस की काफी 54% हिस्सेदारी है। उसकी हमने 2 फैक्ट्री बनाई है। अभी भी हमारी और बातचीत चल रही है उनसे वो बनाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने बताया, कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट बनाया, पेप्सी मथुरा में वो भी एक स्नैक्स बनाने की उनकी फैक्ट्री है, फ्रूटोले वगैरह वहां बनती है। तो पेप्सिको का हमने काम किया है। अभी हम और भी काम कर रहे हैं। तो इस टाइप के हमने सर काफी प्रोजेक्ट अशोक मैनेज अशोक किए। लीलैंड के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना सर एरिया है, जी, कब तक ये तैयार हो जाएगा? क्योंकि लखनऊ और उत्तर प्रदेश बहुत आशा भरी उम्मीदों से देख रहा है इसको। तो जो अशोक लीलैंड का प्रोजेक्ट है, एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बस जो है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बस अलग चीज है, इलेक्ट्रिक बस अलग चीज है। और अशोक लीलैंड की जो कमर्शियल व्हीकल्स बनाने की जो एक्सपर्टीज है, वो तो खैर हिंदुस्तान में बहुत दिनों से मानी हुई है। तो हम भी बड़े एक्साइटेड है इसको लेके। तो ये जो है हमारे लिए, ये 3-3.5 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है, जिसका एरिया है। और इसमें पूरी असेंबली लाइन और ये सब है, जिसमें बस बनेगी, असेंबल होगी। और काफी हैवी हैवी इसमें क्रेन्स भी हैं। और ये हम अगले, जो हमारा काम है, अगले 4 से 6 महीने के अंदर अंदर हम इसको बना के तैयार कर देंगे। वो आपको बस कब उसमें से निकाल के देंगे, वो शाम को अशोक लीलैंड वाले लोग आएंगे, वो बता सकते हैं आपको ज्यादा। क्योंकि हमारे काम के बाद भी उनको मशीन वगैरह लगा के तैयार करके प्रोडक्ट निकालने में थोड़ा समय लग सकता है। तो लेकिन हमारा काम जो है, अगर आपको साइट पे जाके देखना है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप 2 महीने बाद जाएंगे, तो वहां का आपको एकदम ना, आज आप फोटो ले लो और 2 महीने बाद की लेना, तो आपको नक्शा एकदम चेंज सर मिलेगा। क्योंकि जब हम लोग या आम आदमी वहां से निकलता है तो ये लगता है कि अभी तो बिल्डिंग बननी शुरू नहीं हुई, 5-6 साल तो लगेंगे। बस अब आप वहां से निकल, आज निकलिए और एक फोटो लीजिए एक जगह से। फिर 1 महीने बाद निकलिए, एक फोटो लीजिए। 2 महीने बाद निकलिए सेम जगह से। 3 महीने बाद आपको होगा ये कोई जादू हो गया है इसमें 3 महीने में। क्योंकि सर आम आदमी नहीं इसको अभी मतलब महसूस कर सकता कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन जी सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने बताया कि हॉस्पिटल, कॉलेजेस यस, और अब मल्टी स्टोरी भी बनने वाली हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाया है फोर्टिस के लिए। उनका 3-4 मंजिल बने हुए थे, उन्होंने बोला हमको बहुत जल्दी 7-8 मंजिल और बना के चाहिए। डाटा सेंटर हम लोगों ने बनाया है बॉम्बे में। तो बहुत जल्दी बनता है। और जैसा मैंने बोला कि अगर आपको जादू देखना है, तो आप उस साइट पे 3 महीने 3 चक्कर लगाइए, सिर्फ एक ही जगह से। आपको पता लग जाएगा कि क्योंकि कैसे हम काम लोग तो होता है। बिना सीमेंट और ईंट के किसी घर की कल्पना नहीं कर सकते। तो सर क्या कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसे फ्लोर रहते हैं, किस तरीके से देखिए, वॉल्स इसमें जो रहते आप हैं? मान के चलिए, जो जमीन के अंदर काम होता है, वो तो कंक्रीट का ही होता है। जो जमीन के ऊपर काम होता है, वो आप मान के चलिए कि जैसे मकैनो सेट होता है ना, जैसे लीगो सेट, वो बच्चे ब्लॉक्स बनाते हैं। सब कुछ बिल्डिंग को डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में जो ट्रक में आ जाए, ट्रेलर पे रख के आ जाए, वो फैक्ट्री में बन के आती है। तो आप ये मान के चलिए कि जब तक आप सिविल का काम कर रहे हैं, अपना जमीन के अंदर का फ्लोरिंग व्लोरिंग बना रहे हैं, कंक्रीट से बाउंड्री वॉल कर रहे हैं, इतने आपकी बिल्डिंग तैयार हो रही है, कॉलम बीम स्लैब, वहां से यहाँ आया और आपने नट बोल्ट करके खड़ा कर। बहुत कन्वीनियंट है। और आज की डेट में तो खैर इतना अननोन नहीं है। 20,000 करोड़ की मार्केट है। तो आम आदमी को शायद इसलिए नहीं पता, अभी ये घरों में ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है, तो शायद आम आदमी को उतनी जानकारी इस बारे में नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है या कोई इंस्टीट्यूशन से, उनको अभी काफी अच्छी जानकारी है। घरों में जब आएगा, जब आम आदमी बहुत जल्दी से जानने तो सर लगेगा कब इसको। तक आएगा? उसमें मुझे लगता है सर थोड़ा सा टाइम लगेगा हिंदुस्तान में। और उसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि एक तो हम लोग वर्टिकल ज्यादा बनाते हैं। दूसरा, हम लोग जैसे आपने बताया ना, कि जब तक 10-20 ट्रक ईंट के ना उतर जाए हमारे घर के आगे, तो हमको लगता नहीं हमने घर बनाया है। तो वो जो सदियों से हमारी मेंटेलिटी चली हुई आई है, धीरे धीरे करके आप अगर आप देखिए तो चेंज हो रहा है। पहले हम लोग किसी भी चीज को बोले, हम लोग एग्रीगेशन में नहीं जाते थे, किसी खुद ही करते थे सब कुछ। अभी हम क्या है, अगर घर में कोई छोटा फंक्शन है, तो भी किसी को दे देते हैं। रेडीमेड क्लोथ्स की अगर आप बात करें, तो पहले हम लोग कपड़ा लाते थे, टेलर से सिलवाते थे। अब आप खुद देखिए, पुराने पुराने लोग भी रेडीमेड की तरफ, ये तो पुराने जमाने में होता था, तो बोले रेडीमेड मतलब बेकार। तो मान के चलिए कि ये एक रेडीमेड बिल्डिंग है। तो उसकी जैसे एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा टाइम लगा, नेचर चेंज हुआ, लोगों ने समझी उसकी यूटिलिटी और सरदर्दी जो थी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि 10 एक साल में
ये धीरे धीरे करके चेंज होना चाहिए, लेकिन होगा जरूर और बहुत जबरदस्त होगा, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही हुआ है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से इंटर आर्च ने भविष्य की टेक्नोलॉजी को अपनाया है और अब चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात हो या मल्टीप्लेक्स बनाने की बात हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की बात हो, कैसी भी बिल्डिंग हो, अब इसमें ईंट गारा सरिया का प्रयोग नहीं होगा बल्कि स्टील से इमारतें बनेंगी जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होगा। और जब कभी आप 100 साल 200 साल बाद इन बिल्डिंग्स को हटाना चाहेंगे तो आपका स्क्रैप भी दुगनी कीमत में बिकेगा, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। साथ ही मनीष गर्ग जी ने यह भी बताया कि अशोक लीलैंड की जो जमीन अभी राजधानी लखनऊ में खाली दिखाई दे रही है, आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर यहां लाखों वर्ग फुट में बनी हुई विशाल फैक्ट्री तैयार आपको दिखेगी जहां पर इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण होने वाला है। तो हम भविष्य की एक खूबसूरत तस्वीर आपको आज राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं, आने वाली टेक्नोलॉजी की बात बता रहे हैं। दोस्तों नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर इसी तरीके की जानकारियां और खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और ऐसी ही बहुमूल्य खबरें और जानकारियां लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।